नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना थापा और आज का मेरा टॉपिक है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा एनालिसिस। प्रदत्त आकलन में सांख्यिकी की भूमिका एवं महत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। द वर्ड statistics is derived from the Latin word status, Italian word statistica, German word statistic, and French word statistique, which all means political state. It provides data concerning the various attributes of state, country, that help in successful administration. सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा, जर्मन भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक और फ्रेंच भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्वे से बना है। इन सभी शब्दों का अर्थ राज्य तथा राज्य से संबंधित कार्यों से होता है। प्राचीन समय में राजा इसी विज्ञान की सहायता से अपने राज्य की सूचनाओं को एकत्रित करते थे। शासक राज्य की व्यवस्था हेतु राज्य की जनसंख्या, राज्य के स्त्री पुरुषों की संख्या, राज्य में जन्म मृत्यु दर, राज्य में सैनिकों की संख्या, पशुओं की संख्या आदि की गणना कराया करते थे। उसी समय सांख्यिकी को राजतंत्र का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहा जाता था। मध्यकाल में इसका प्रयोग राज्य के व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए भी किया जाने लगा। वर्तमान समय में इसका प्रयोग जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी की एक परिभाषा की। Statistics is the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpreting numerical data collected through some light on the sphere of inquiry. सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी हेतु संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का वर्णन होता है। स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये अलग अलग प्रकार के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली उन विधियों को सम्मिलित करता है जिसके द्वारा ऑब्जर्वेशंस या इंफॉर्मेशंस जो डेटा की है उसको हम कलेक्ट कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, पिक्चराइज कर पाते हैं, समराइज कर पाते हैं और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस जनरेट कर पाते हैं। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर ग्रुप समूह से कंसर्न्ड होता है। दूसरा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम उन मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन सैम्पल्स का लेते हैं, सैम्पल से कलेक्ट करते हैं ताकि हम जो कंक्लूजन दे पाएँ वह पॉपुलेशन के लिए दे पाएँ। इसीलिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली कंसर्न्ड होता है सैम्पल से जो कि पॉपुलेशन से लिया जाता है। तीसरा इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये इन्वॉल्व करते हैं उन मेथड्स को जिसमें कि जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो एक समूह का हम दूसरे समूह के साथ इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एक
ग्रुप, एक इंडिविजुअल या एक समूह का जो भी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस होगा उसको जनरेट किया जाता है दूसरे समूह के इंटरप्रिटेशंस में। इसीलिए इसको हम प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। चौथा, एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली जब हम कंपेयर करते हैं डेटा को, दो या दो से अधिक समूहों के डेटा को कंपेयर किया जाता है और उसमें हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और लास्ट है इसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली इस स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए, जैसे एजुकेशनल ग्रोथ कितनी हो रही है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल मैटर्स, इनसे रिलेटेड जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको स्टडी करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है उसको हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब बेसिकली हम बात करते हैं कि क्या यूटिलिटी है स्टैटिस्टिक्स की असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में। सबसे पहला, इसके द्वारा इट हेल्प्स टीचर एनालाइज एंड इंटरप्रेट स्कोर। कहीं ना कहीं ये मदद करता है शिक्षक को कि वो एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके स्कोर्स को। ज़्यादातर बच्चों के परफॉर्मेंसेस के द्वारा, जैसे कि एग्ज़ाम में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म किया है, उसमें शिक्षक के पास सिर्फ रॉ स्कोर्स मिलते हैं। वो रॉ स्कोर की अपनी कोई अस्तित्व, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती हैं। उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड स्कोर्स या डिराइव्ड स्कोर्स में, और उसी के माध्यम से हम इंटरप्रेट कर पाते हैं और बच्चों की परफॉर्मेंसेस को जज कर पाते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स टीचर कंपेयर द स्कोर्स। कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स की मदद से शिक्षक कंपेयर कर सकता है स्कोर्स को अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, जो कि विद्यालय में है या विद्यालय के बाहर भी, वह उन अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, उनके स्कोर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकता है। टीचर इवैल्यूएट कर सकता है अचीवमेंट्स को बच्चों की, जो कि अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए। कंपैरिजन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी किया जा सकता है। इट हेल्प्स टीचर यूज़ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। कहीं ना कहीं शिक्षक स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट या टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट बनाता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है। इसके लिए भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है जब हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। खासकर जब हम लोग आइटम एनालिसिस कर रहे हैं तभी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को फॉलो किए जाते हैं। कहीं ना कहीं इट हेल्प्स टू डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्टैटिस्टिक्स की मदद से इंडिविजुअल की डिफरेंसेस जो हैं, बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, उसको भी हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। कोई, जैसे हम लोगों को पता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हैं, वो डिफ़र करते हैं इंटेलिजेंस में, एप्टीट्यूड में, पर्सनालिटी में। इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर किया जाता है अलग अलग टेस्ट्स के माध्यम से, और उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है इन्हीं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के द्वारा। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। जब ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चों के ऊपर, उनसे जो रिज़ल्ट्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं उनको एनालाइज किया जाता है। उन रिज़ल्ट्स के आधार पर ही शिक्षक बच्चों को गाइडेंस दे सकता है, उनको काउंसलिंग दे सकता है। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। एक शिक्षक को मदद करता है स्टैटिस्टिक्स कि वह प्रिडिक्ट कर सके बच्चे आगे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, भिन्न है। जो बच्चों ने किसी बच्चे ने इंटेलिजेंस टेस्ट में हाई स्कोर कर रखा है, तो वो अन्य फील्ड्स जो हैं उसमें भी वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी तरीके से शिक्षक को आसानी रहती है कि वो प्रेडिक्शन कर सके कि वो उसका फ्यूचर में किस प्रकार के करियर्स को वह अपनाए। नेक्स्ट,
इट हेल्प्स इन मेकिंग सिलेक्शन, कैटेगराइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षक को स्टैटिस्टिक्स मदद करता है कि वह सेलेक्ट कर पाए, कैटेगराइज कर पाए, प्रमोट कर पाए बच्चों को। जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं स्कूल लेवल पर, उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कहीं पर उद्देश्य होगा कि बच्चों को प्रमोट कर पाएँ हम, कहीं पर उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को सेलेक्ट कर पाएँ अलग अलग गतिविधियों के लिए, आर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या फिर उनको कैटेगराइज कर पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो शिक्षक को बहुत मदद करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद अदर्स। ये मदद करता है एक शिक्षक को, वो शिक्षक कंपेयर कर सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन पे वह वर्क कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और जो वर्किंग है उसकी वह तुलना कर सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और हम लोग सुनते भी हैं कि बहुत सारे स्कूल्स बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये तुलना तभी पॉसिबल हो जाती है जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं या एनालिसिस करते हैं। और लास्ट, क्योंकि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षक को निरंतर एजुकेशनल रिसर्चेस के साथ जुड़े रहना पड़ता है, इसीलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है वह एजुकेशनल रिसर्च के लिए भी बहुत ही काम आती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस चित्र की। ये एक चित्र दिया गया है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो 86.49 करोड़, 2011 में द पॉपुलेशन वाज 105.14 करोड़। इलिटरेट्स, नंबर ऑफ इलिटरेट्स वर इन 2001 30.41 करोड़ एंड 2011 इट वाज 27.29 करोड़। बेसिकली इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको अमूमन न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, रीडिंग्स में आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये क्या हैं? ये हैं आंकड़े, ये डेटाज़ हैं। ये जो डेटा है ये बेसिकली एक टाइम पीरियड पर कलेक्ट किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं एंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने उस समय अवधि पर कंसिडर किया गया, जिसको हमने रिकॉर्ड किया। तो अगर हम लोग बात करते हैं डेटा की या आंकड़ों की या प्रदत्त की, तो बेसिकली क्या है? डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड डेटम विच मीन्स फैक्ट्स। डेटा प्लूरल फॉर्म है एक शब्द डेटम का, जिसका अर्थ ही होता है फैक्ट्स, तथ्यों, तथ्य पर आधार है। अब हम बात करते हैं कि डेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं। सबसे पहला है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा या गुणात्मक आंकड़े या प्रदत्त क्या होते हैं? ये बेसिकली जब हम डेटा को कैटेगरीज़ में वर्गीकृत कर पाते हैं अपने आंकड़ों को, वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। जैसे आप स्कूल्स हैं, उसको आप मैनेजमेंट के हिसाब से बांट सकते हैं। स्कूल्स की कैटेगरी को आप बांट सकते हो, बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल्स है, कोएड है। तो जब हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया या इसको बांटा है डेटा को, तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट को भी हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे जनरल के कितने स्टूडेंट्स हैं, SC, ST, OBC, अदर्स। तो इसको आप वर्गीकृत कर रहे हो डेटा को, तो ये आपके क्वालिटेटिव डेटा कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट जो आया, इसमें आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा, इसको संख्यात्मक डेटा कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो ग्रुपिंग जो करते हैं वो बेस्ड होता है नंबर्स पे। और जैसे एक बहुत ही आसान उदाहरण है, आप डेटा आप बता सकते हो कि कितने बच्चों ने
क्लास 10th पास कर लिया, तो वो एक डेटा होगा। इससे प्रीवियस वाले उदाहरण पर भी हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या कितनी थी 2001 में, 2011 में। तो ये क्या है, आपके क्वांटिटेटिव डेटास। नेक्स्ट आएगा कंटिन्यूअस डेटा। इसको हम कह सकते हैं सतत आंकड़े या सतत प्रदत्त। इसका मतलब ये होता है कि हम डेटा को एक सीक्वेंस में एक्सप्रेस करते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूटी होती है। जैसे हाइट है, वेट है, बॉडी का टेम्परेचर है, इंटेलिजेंस है, अचीवमेंट लेवल है। आप इनके बीच में गैप्स नहीं कर सकते। आप हाइट्स को, वेट्स को अगर आप बताते हो, हाइट है किसी की 5'1", किसी की 5'2", इस तरीके से बताओगे। आप सीधे ऐसे हाइट नहीं बताओगे किसी की 5 है या 6 है। उनके बीच में भी, 2 पॉइंट्स के बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आया वो है डिस्क्रीट डेटा या विविक्त आंकड़े। इसमें गैप्स होते हैं, जो एलिमेंट्स जिसको हमने ऑब्ज़र्व किया है उनके बीच में गैप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कह सकती हूँ कि एनरोलमेंट कितना है 2 स्कूल में। कक्षा 7 में एनरोलमेंट 2 स्कूल्स में अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो प्रथम स्कूल में अगर 60 है तो दूसरे में 61 है। ऐसा नहीं हो सकता कि 60.5 हो, है ना। ऐसे ही आपके कितने पीरियड्स लगते हैं एक दिन में, तो आप 5 पीरियड कहोगे, 6 पीरियड कहोगे। ऐसा नहीं कह सकते कि 4.5 है, 3.5 पीरियड्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके बीच में एक गैप होता है, इसलिए उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। नेक्स्ट आया इसमें प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटास या प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो कि इकट्ठे किए जाते हैं उसी व्यक्ति द्वारा जो कि उस डेटा को इस्तेमाल करेगा, इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसके लिए शिक्षक द्वारा जो भी अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है उसके स्कोर्स की जो गणना की जाती है वो भी आपका फर्स्ट हैंड डेटा होगा, उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। नेक्स्ट इसमें आया सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े। इसमें इन्वेस्टिगेटर उस डेटा को यूज़ करता है जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किया गया है। जैसे इसीलिए इसको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे न्यूज़ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो बेसिकली सेकेंड हैंड डेटा है। उसको वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया किसी अन्य व्यक्ति ने, और अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम न्यूज़ का सहारा ले लें या जर्नल्स से ले रहे हैं, तो इनको हम सेकेंडरी डेटास कहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, बहुत अमूमन यूज़ किए जाते हैं इन 2 शब्दों को कि पॉपुलेशन या सैम्पल, इसके बारे में भी हम बहुत बात करते हैं। एक उदाहरण है, मान लीजिए आपकी क्लास में 400 बच्चे हैं और आप एक नाटक के लिए 20 बच्चों का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगा वह होगा 400 बच्चे। मतलब ये बेसिकली वो उन लोगों का समूह है या वो ऑब्जेक्ट्स का समूह है जहाँ से हम सैम्पल को निकालेंगे। तो यहाँ पर पूरा क्लास जो होगा, 400 बच्चों का जो समूह है वो पॉपुलेशन है, इसमें से 20 छांटने हैं, तो सैम्पल होगा वो स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन का वो छोटा हिस्सा जो कि एक्चुअली हम जिसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो ये सैम्पल होता है ये पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। उस पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो सैम्पल में आनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वह है स्कोर या प्राप्तांक। बेसिकली स्कोर क्या है, ये एक तरीके से न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है किसी के भी परफॉर्मेंस का। जब हम उसको न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करते हैं, नंबर्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, एक स्कोर है। स्कोर भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आया रॉ स्कोर जिसको बोलते हैं मूल प्राप्तांक। ये स्कोर
बच्चे को बच्चा ऑब्टेन करता है जब उसने कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई टेस्ट दिया है, उससे उसको ये उसने जो स्कोर मिला है उसको, वो रॉ स्कोर्स होते हैं। इस रॉ स्कोर की कोई भी अपनी मीनिंग नहीं होती है जब तक कि हम इस पर कोई स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस नहीं लगाते हैं। जैसे किसी बच्चे ने फ़िज़िक्स में स्कोर किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, तो वो उसका रॉ स्कोर होगा। नेक्स्ट आएगा डिराइव्ड स्कोर। डिराइव्ड स्कोर बेसिकली जनरेट किए जाते हैं रॉ स्कोर से। रॉ स्कोर की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है रॉ स्कोर को डिराइव्ड स्कोर में, और वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, नंबर का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस में, जो स्कोरिंग में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वो बेस्ड होता है कहीं ना कहीं किसी नॉर्म्स के ऊपर, और इन्हीं नॉर्म्स के आधार पर ही हम आसानी से उस परफॉर्मेंस को जो कि स्कोर्स में दिए गए हैं उसको हम आसानी से कंपेयर कर पाते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। बेसिकली मेजरमेंट किसे कहेंगे? मेजरमेंट का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या इवेंट्स को हम कोई नंबर दे देते हैं, उसको असाइन करते हैं किसी नंबर में, और कहीं ना कहीं किसके आधार पर कुछ लॉजिकल एक्सेप्टेबल रूल्स होते हैं। तो हमने नंबर दिया है, किसी भी चीज़ को हमने नंबर में उसको गणना की है, तो नंबर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ये जो एक्सेप्टेबल रूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया मेजरमेंट बेसिकली क्या है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को हम नंबर में उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको नंबर में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ लॉजिकल एक्सेप्टेबल रूल्स रहेंगे। उन एक्सेप्टेबल रूल्स के बारे में अब हम जानेंगे। नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि हर एक नंबर की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। इसको मैं बहुत आसानी से एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए एक सिचुएशन है, आपने रैंडमली बच्चों को रोल नंबर अलॉट कर दिए 1 से 30, 1 to 30। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको रैंडमली हम लोगों ने नंबर्स अलॉट कर रखे हैं। यहाँ पर बच्चों की अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग होगी, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहला रोल नंबर दूसरे रोल नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमने आइडेंटिटी के लिए दे रखा है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है नंबर की प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। हर नंबर की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, अस्तित्व होता है। और इसीलिए जैसे एक उदाहरण के तौर पर है, जैसे हम बच्चों को एनरोल जब करते हैं स्कूल में तो उनको एनरोलमेंट नंबर देते हैं, तो वो एनरोलमेंट नंबर हर एक बच्चे का क्या होगा, अलग अलग होता है। सभी को एडमिशन रजिस्टर में एक अलग एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ही होती है। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर जो होते हैं वो बेसिकली एक ऑर्डर में होते हैं या रैंक में होते हैं। इसमें जो ऑर्डर होगा वो छोटे से बड़ा हो सकता है। इसीलिए जैसे 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, राइट। जैसे आपके क्लास में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपने दिया है, एक टेस्ट लिया है, और कोई बच्चा है जिसने कि 9 मार्क्स स्कोर किया है एंड दिस इज़ द हाईएस्ट मार्क्स, दैट मीन्स वो बच्चे की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, जस्ट बिकॉज उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। वो ज़्यादा कैसे पता चला, ऑर्डर से, नंबर की ऑर्डर से पता चला है।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी संख्या में कुछ दूसरी संख्या जोड़ते हैं तो एक वह नया नंबर बताता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने टेस्ट में 72 मार्क्स स्कोर किए हैं, अगर हमने उसमें 5 मार्क्स और ऐड किए तो अब उसका स्कोर बदल जाएगा, वो 72 ही नहीं रहेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी यही कहती है कि नंबर्स को हम जोड़ भी सकते हैं, एक नए नंबर की उत्पत्ति होती है उससे। अब इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के बेस्ड पर हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट तैयार करते हैं, मापन के पैमाने तैयार करते हैं। मापन के पैमाने अलग अलग स्केल्स पे मेजर किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो हम बात करें वो होगा नॉमिनल स्केल। बहुत आसान उदाहरण है, जैसे हम लोगों ने बच्चों को रोल नंबर रैंडमली असाइन कर रखा है 1 से 30, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों के रोल नंबर के हिसाब से हम उन बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते कि रोल नंबर 30 जो है वह सबसे बेस्ट है, या रोल नंबर 1 जो है वो सबसे बेस्ट बच्चा है क्लास में, या बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, या बहुत अच्छा अचीव कर रखा है। ये रोल नंबर्स के बेसिस पे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ उनको लेबलिंग दी गई है, उनका नाम दिया गया है, उनकी आइडेंटिटी दी गई है। इसीलिए यहाँ पर जो नॉमिनल स्केल है वो नंबर की पहली प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो करता है कि सिर्फ यहाँ पर उसको आइडेंटिटी मिल रही है। इसीलिए इसको नॉमिनल स्केल कहते हैं या नामित मापनी कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में गर्ल्स बॉयज़ हैं तो आपने उनको कैसे मार्क किया, मेल फीमेल, तो ये क्या होगा, मेल एंड फीमेल, क्योंकि कैटेगराइज कर दिया है उनको, उनकी आइडेंटिटी दे दी है, तो ये कौन सा स्केल होगा, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दूसरा स्केल है ऑर्डिनल स्केल। मान लीजिए आपने बच्चों को कहा 1 से 30 रोल नंबर जो आप बांटना चाहते हैं, आपने बच्चों को कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए। जो छोटी हाइट वाला है वो पहले खड़े हो, उसके बाद उससे बढ़ते हुए क्रम पे खड़ा होना है। यहाँ पर आपने जो स्टूडेंट्स की पोजीशन है उसको आपने उनके हाइट के अकॉर्डिंग दे दी। यहाँ एक सीक्वेंस है, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप कंपेयर कर सकते हो बच्चों की हाइट को आसानी से। जो आगे खड़ा हुआ है उसकी कम हाइट है, उससे पीछे वाले की ज़्यादा, उससे और पीछे वाले की पहले वाले से और ज़्यादा, तो आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, आपने उसकी आइडेंटिटी, तो प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहे हो और साथ में प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, जो नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, उसको भी फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए इस स्केल को ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। जैसे ऑर्डिनल स्केल में दोनों प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि बच्चों की मार्क्स के बेसिस पे आपने उसको रैंकिंग दे दी, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसकी ऑर्डिनल स्केल्स को फॉलो किया है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, तीसरा सिचुएशन है जहाँ पर कि बच्चों को हम लोगों ने मार्क्स के बेसिस पे उनको एक तरीके से उनकी टेस्ट हुई, 1 से 50 मार्क्स का टेस्ट पेपर था और उस बेसिस पे उनको हम जज कर रहे हैं। मान लीजिए 3 बच्चे हैं जिसमें फर्स्ट बच्चा जो है उसने 30 स्कोर किया है और जो सेकंड बच्चा है उसने 20 स्कोर किया है और जो थर्ड बच्चा है उसने 40 स्कोर कर रखा है। ये 3 अलग अलग बच्चे हैं। पहले बच्चे की फर्स्ट की स्कोर है 30, सेकंड की स्कोर है 20 और थर्ड की स्कोर है 40। अब हम ये देखें कि अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो फर्स्ट और सेकंड बच्चे के बीच में डिफरेंस और
फर्स्ट और थर्ड बच्चे के बीच में डिफरेंस एक समान है। पहले का स्कोर 30 से दूसरे का स्कोर 20, तीसरे का स्कोर 40। तो पहले और दूसरे बच्चे के बीच में जो डिफरेंस है और पहले और तीसरे बच्चे के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तीसरे बच्चे ने दूसरे बच्चे से डबल स्कोर किया है। तीसरे बच्चे का स्कोर कितना था 40 और दूसरे बच्चे का स्कोर कितना था 20। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने डबल स्कोर किया है, क्योंकि वहाँ एब्सोल्यूट ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए उसी अचीवमेंट टेस्ट में अगर किसी बच्चे ने 0 मार्क्स लेकर आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अचीवमेंट 0 है। ऑलराइट, तो इसीलिए इस स्केल को हम इंटरवल स्केल कहते हैं। यहाँ पर जो 3 प्रॉपर्टी होती है नंबर्स की, आइडेंटिटी, ऑर्डर और एडिटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी जो नंबर्स की, वह एप्लीकेबल होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़ीरो वैल्यू नहीं है, नो एब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर किसी बच्चे ने 0 भी स्कोर किया है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अचीवमेंट 0 है, वो 0 अचीव करता है। राइट, इंटेलिजेंस उसकी 0 है, हम ये नहीं कह सकते। इस स्केल को अंतरल मापनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ स्केल है रेशियो स्केल। बेसिकली ये अगर हम एक फोर्थ सिचुएशन देखें जहाँ पर कि बच्चों की हम लोगों ने हाइट्स एंड वेट को हम लोगों ने मेजर किया और उसको रिकॉर्ड कर रखा है। यहाँ पर हम बच्चों की हर प्रकार से तुलना कर सकते हैं। उनके बीच में उनकी जो हाइट डिफरेंसेस हैं उनके बीच में रेशियोज़ भी निकाल सकते हैं। रेशियो स्केल बेसिकली इंटरवल स्केल ही है, पर वहाँ पर ज़ीरो की भी प्रेजेंस होती है। रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में सिर्फ भिन्नता यहाँ है, इंटरवल स्केल में ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो की प्रेजेंस नहीं होती है। रेशियो स्केल में जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंटरवल स्केल में भी होती हैं, उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो भी होता है। एक प्रमुख उदाहरण है, जैसे हम मापन करते हैं मनी को, ठीक है, मनी को माप रहे हैं तो किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपये हैं, किसी व्यक्ति के पास में 20 रुपये हैं, किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, वहाँ ज़ीरो है। तो ये बेसिकली आपके रेशियो स्केल में ही इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़ते हैं और वहाँ पर स्टैटिस्टिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है कंसेप्ट्स को बताने के लिए, आइडियाज़ को बताने के लिए। जब हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं उससे मदद ये मिलता है कि हम अपने निजी विचार बना सकते हैं। हम राइटर ने जो लिखा है, राइटर की जो निष्कर्ष हैं उनको वैसे ही नहीं ले पाते, बल्कि हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम लोगों को टेस्ट प्रयोग करने होते हैं, बहुत सारे टूल्स का हम प्रयोग करते हैं बच्चों के अचीवमेंट्स को जानने के लिए, उनके बिहेवियर में जो बदलाव लाए हैं उनको जानने के लिए। और इसके लिए भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उन स्कोर्स को, ताकि वो जो स्कोर्स जो हैं वो और मीनिंगफुल हो सके, हम मीनिंग दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते हम लोग रिसर्च वर्क से भी जुड़े रहते हैं, तो रिसर्च वर्क को और बेहतरी से समझने के लिए और इसमें स्किल्स की आवश्यकता होती हैं कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग कर सकें। सो स्टूडेंट्स, this much for the topic. Thank you.